एग्रीकल्चर किस डिपार्टमेंट में है? कोई कहता हम फार्मिंग डिपार्टमेंट में है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट का क्या नाम है? एग्रीकल्चर। लेकिन हम करते क्या है? करते और कराते क्या है? फार्मिंग। समझ रहे ना बात? तो हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, जो किसान के वेलफेयर के लिए काम करता है। और किसान के वेलफेयर के लिए ही नहीं, सॉइल के वेलफेयर के लिए भी काम करता है। सारे लोग BSc हैं। एग्रोनॉमी की परिभाषा सबसे पहले जब आपने BSc में दाखिला लिया तो सस्य विज्ञान की किताब सबसे पहले सामने आई और सस्य विज्ञान की परिभाषा में बताया गया कि फसल एवं भूमि का ऐसा प्रबंधन जिससे किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव। ये डिफिनेशन है 100 साल पुरानी। तब फर्टिलाइजर नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं था, ग्राउंड वाटर का दोहन के लिए सबमर्सिबल और ट्यूबवेल नहीं थे। ये डिफिनेशन तब की थी। अब बदलते परिवेश में अब एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या होगी कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें किसान के परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, सॉइल की फर्टिलिटी पर, सरफेस वाटर पर, ग्राउंड वाटर पर, बायोडाइवर्सिटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्यों? क्योंकि कृषि एक संस्कृति है जो निरंतर करोड़ों साल से चली आ रही है और इसको करोड़ों साल तक, अनादिकाल तक चलते रहना। अब जो हम करते हैं या कराते हैं, किसान को हम क्या बताते हैं? फार्मिंग। हम किसान को एग्रीकल्चर की बात ही नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं? फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है किसी खेत में कोई पर्टिकुलर क्रॉप को पैदा करना। धान की खेती करता है, धान की खेती करता है, वो गन्ने की खेती करता है, वो संतरे की खेती करता है, वो सुअर की खेती करता है, वो पोल्ट्री फार्म मुर्गी की खेती करता है। एक इंडिविजुअल जब कमोडिटी, एग्रीकल्चर में तो हजारों कमोडिटीज है ना, डिफरेंट टाइप के खाद्यान्न हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल सीड हैं, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट क्रॉप हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिसिनल क्रॉप हैं, जो सब कुछ मिला के एट ए ग्लांस है वो एग्रीकल्चर है। और जब एक उसमें से एक चीज निकाल करके करते हैं तो फार्मिंग हो जाती है। अभी हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तो हैं, लेकिन कराते क्या है? पूरा मेरा फोकस किसान भाइयों गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए ये करना है, गन्ने की खेती करने के लिए ये करना है। हमने कभी उसको एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं। एक तो आज हम एग्रीकल्चर समझते हैं, क्योंकि ये जो दुख है, ये जो तकलीफ आई, आज जो किसान के सामने प्रॉब्लम खड़ी है, जैसे आज लोग कह रहे हैं किसान की आय को बढ़ाना है। आज चैलेंज क्या है? कहा जा रहा है किसान की आय बढ़ाना है। बस एक नारा ऊपर से आया और पूरे देश में बस यही स्लोगन चल रहा है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? बढ़ा सकता है कोई? किसानों की आमदनी कभी कोई नहीं बढ़ा सकता फार्मिंग सिस्टम पर, क्योंकि फार्मिंग के कारण ही किसान की आय घटी है। समझना बात को। हम जिसकी वजह से किसान की आय घटी है, हम वही क्रिया करके किसान की आय कैसे बढ़ा सकते?
किसान की आय जब एग्रीकल्चर करता था तो हर किसान के पास सोने चांदी का भंडार था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हूं बसेरा वो भारत देश है। कब? जब हमारे फोर फादर एग्रीकल्चर को जानते थे। क्या जानते थे? क्योंकि कृषि जब भी करेंगे, कृषि करेगा कौन? किसान। खेती कौन करता है? किसान। कहाँ करता है? भूमि में। तो एग्रोनॉमिक परिभाषा में यही था प्रारंभ में कि किसान खेती तो करे, कहाँ करेगा? भूमि में। कौन सी खेती करे ताकि उसकी भूमि की फर्टिलिटी कमजोर ना हो। आज की तारीख में फार्मिंग जो है ना, जब फार्मिंग करता है किसान, तो फार्मिंग हम शुरू करते हैं सीड से। हमें तो अमुक क्रॉप बोनी है, अमुक क्रॉप की अमुक वैरायटी बोनी है, और अमुक ईल्ड लेने के लिए हमें इतना एनपीके देना है। जैसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आप पढ़ते हो तो उसमें सब लिखा है कि इतना सीड रेट है, इतनी जुताई है, इतना एनपीके है। फिर आगे चल कर के आता है कि इसमें ये बीमारियां लगने के चांस हैं, अमुक अमुक बीमारी के लिए अमुक अमुक फंजिसाइड की डोज लिखी हैं, फिर अमुक अमुक इंसेक्ट लगने के चांस हैं, उन इंसेक्ट को ठीक करने के लिए इंसेक्टिसाइड के नाम लिखे हैं। फिर अब वो खरपतवार वाला भी जुड़ रहा है, ये खरपतवार आएगा, इसको कंट्रोल करने के लिए ये वीडीसाइड है। हो क्या रहा है एग्रोनॉमी में? अब आप सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का दोहन भी कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी नष्ट कर रहे हैं। तो खेत में किसान खेती करेगा जमीन में, और जमीन में नहीं करेगा। जमीन में क्या करेगा? केवल बीज बोएगा। क्या? बीज बोएगा। और जमीन में जब बीज जम जाता है तो जमीन से आप सब जानते हो केवल 5% एनर्जी जमीन से लेता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन कहाँ से लेता है? जमीन से। तो बीज जब बोया तो फसल उगी, और फसल ने 5% लिया भूमि से और 95% लिया जलवायु से। यानी 5% में हमारे 13-14 पोषक तत्व हैं, और 95% में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी तो मैंने भूमि का ही ध्यान नहीं रखा। अब जलवायु, जब हम जैसे इंसानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने धरती माता की कदर नहीं की, तो क्लाइमेट के बारे में हमें क्या लेना देना? और इसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। तो एक तरफ तो सॉइल मेरी वीक हो ही गई थी, एक तरफ सॉइल वीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, जलवायु परिवर्तन के खतरे भी सामने हैं, और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा है। और मैं कह रहा हूं किसान की आय को 2 गुना करना है। कभी संभव? अभी आज की तारीख में जो जितना मैं जानता हूं, जिस सिनेरियो पर ये देश चल रहा है, उससे तो संभव। लेकिन हाँ, किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। कब? पहले तो उसकी लागत घटाओ ना, जो प्रोडक्शन कास्ट है। गेहूं की फसल में 60,000 रुपए की लागत है, धान की फसल में 72,000 रुपए की लागत है, गन्ने की फसल में 90,000 रुपए की लागत है। भाई हम लोग स्केल ऑफ फाइनेंस तय करते हैं ना हर जिले में, तो क्रॉप कल्टीवेशन का वो पूरा निकालते ना, इतना जुताई में जाएगा, इतना सीड में जाएगा, इतना फर्टिलाइजर में जाएगा, इतना पेस्टिसाइड में जाएगा, इतना हार्वेस्टिंग में जाएगा, इतना ऐसे ऐसे।
आमदनी बढ़ाने के लिए सिंपल फार्मूला है कि सबसे पहले हमें उत्पादन लागत घटानी पड़ेगी। भाई हम x वैल्यू डालते हैं, y वैल्यू पाते हैं, तो हमें देखना है x और y के बीच में डिफरेंस कितना है। x की वैल्यू 90 रुपया, y की वैल्यू 100 रुपया, तो 90 डाला तो 100 मिला, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये। अब अगर हम ये जो लागत लगा रहे हैं उसमें कुछ हिसाब लगाएं कि लागत कैसे कम की जाए। जैसे लागत में क्या करेंगे, सीड तो कम नहीं कर सकते किसी भी क्रॉप का, सीड तो कम नहीं कर सकते। क्या कम कर सकते हैं, टिलेज। 4 जुताई के बाद खेत गेहूं बोने के लायक तैयार होता है। वाई हम कुछ ऐसा करें कि 1 जुताई के बाद सीड ड्रिल ले जाके गेहूं बो दें, ऐसा कब संभव है? तो क्या है, जब तक हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को ठीक नहीं करेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज, अभी सॉइल की प्रॉपर्टीज खराब हो गई, इसलिए मैं 4 जुताई करके तब सीड ड्रिल ले जाके गेहूं बोना बो पाते। तो एक तो टिलेज कम करना है, तो क्या करना है, सॉइल की प्रॉपर्टीज को ठीक करना। कौन सी प्रॉपर्टी? टिलेज के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी। जब टिलेज को कम करना है तो हमें सॉइल की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करनी। फिर हमें फर्टिलाइजर सेव करना है। जो 10,000 रुपये का फर्टिलाइजर डाला जाता है उसको डिक्रीज करके हम 4,000 का इस बार लाते हैं। तो 6,000 का फर्टिलाइजर सेव करने के लिए हमको सॉइल के फर्टिलिटी लेवल को ठीक करना है, यानी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, तो फर्टिलाइजर का हो। फिर साहब क्रॉप में मेरे बीमारी लगती, तो बीमारी कौन सी लगती? सॉइल बोर्ड डिजीज लगती है। अगर सॉइल बोर्ड डिजीज लगती है तो सॉइल में वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स एक बार लॉन्च कर देने पड़ेंगे कि जो निगेटिव पैथोजन, जो बीमारी का काजल ऑर्गेनिज्म है, उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दे। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने की बात आ रही, तो हमारा फंजीसाइड बचेगा। साहब क्रॉप में इंसेक्ट बोर्ड लगते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पक्षी नहीं आएंगे तब तक इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड डालना ही पड़ेगा। तो हमारा टिलेज में कैसे पैसा बचे, फर्टिलाइजर में कैसे पैसा बचे, फिर पेस्टिसाइड का पैसा कैसे बचे। जब ये सेविंग हो जाएंगी, 3,000 की सेविंग यहाँ से निकल के आई, 6,000 की सेविंग यहाँ से निकल के आई, 2,000 की सेविंग यहाँ से निकल के आई, तो एक छोटे किसान के लिए 11,000 रुपये अगर सेव हो जाए तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जाने अनजाने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हमारे एग्रीकल्चर की जो नीतियां हैं या हम हैं, कहीं से भी ऐसा कोई भी प्रयास जो नेचर को समृद्धशाली बनाए स्टार्ट नहीं हो रहा। ना कोई चर्चा करता है और ना कोई करना, सारे के सारे लोग शॉर्टकट एक चीज चल रही है कि हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। देखिए मैंने लिखा है संस्कृति। कृषि संस्कृति है। वेदों में जब पढ़ते हैं तो कृषि का जो मूल भावना है, आपने एग्रीकल्चर का लोगो देखा है, क्या लिखा है? कृषि मूलस्य जीवनम। तो मैंने फिर बोला, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मेरा स्लोगन है कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि ही जीवन का
मूल आधार है। और जब वेद में जाएंगे तो लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कृषि का जो मूल ऑब्जेक्ट है वो इस भूमंडल पर जितने भी जीव जंतु वनस्पतियां हैं सभी के सुखी और निरोगी जीवन की कामना करता है। तो भाव तो ये है कृषि मूलस्य जीवनम। लेकिन मैं तो फार्मिंग में क्या करता हूँ, मैं तो जीवन को हड़प करने की बात करता हूँ। इल्ली को मार डालेंगे, नीलगाय को मार डालेंगे, दीमक को मार देंगे। बस समझ, ये पेस्ट किसी भी चीज को कंट्रोल करना, उसको नष्ट करने की बात फार्मिंग में होती है, एग्रीकल्चर में नहीं होती है बात कि हमें नष्ट करना है। एग्रीकल्चर क्या कहता है, जो कृषि संस्कृति है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन। खेती में क्या है, दो चीजें हैं। एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से खेती के लिहाज से दो प्राकृतिक संसाधन है। क्या, भूमि और जल। देखना, ये प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, ये जड़ है। ये क्या है, इसको जड़ बोलते हैं, जड़ जड़। लेकिन द्वितीयक में क्या है, नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव। ये भी प्राकृतिक ही है, हमने नहीं बनाया। प्राकृतिक का मतलब जिस चीज को मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो प्राकृतिक संसाधन भी प्रकृति ने बनाए और नाना प्रकार की वनस्पतियों को, जीवों की रचना भी प्रकृति से हुई। तो ये प्राइमरी संसाधन है और ये सेकेंडरी संसाधन है। इन्हीं 84 लाख योनियों के बीच में हम भी कहीं हैं। तो आप सुनना, ये संस्कृति कहती है, कृषि संस्कृति, कि तुमको बनाया जिसने हमको बनाया है, उसी ने दीमक को बनाया। जिसने हमको बनाया है उसी ने इल्ली को बनाया है। आप ऐसा क्यों बाइफर्केशन किए कि ये मेरे लिए लाभदायक है, हानिकारक है? जहां मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हुई। इस यूनिवर्स में मनुष्य के लिए डेंजरस कुछ भी नहीं है। हमने डिफिनेशन बनाई होंगी कि ये मेरे लिए जीव लाभदायक है, ये मेरे लिए जीव हानिकारक है, ये पक्षी हानिकारक है, ये पक्षी लाभदायक है, ये कीड़ा हानिकारक है, ये कीड़ा लाभदायक है, ये पैथोजन लाभदायक है, ये पैथोजन हानिकारक है। बट नो, नेचर की व्यवस्था में सारी की सारी इकाइयां मनुष्य के लिए हेल्पिंग हैंड हैं। क्योंकि आपने सुना है मनुष्य परमात्मा की सबसे खूबसूरत एवं अंतिम रचना है। परमात्मा ने या इस प्रकृति ने नाना प्रकार की घासें, वनस्पतियां, जलचर, थलचर, नभचर बनाने के बाद तब कहीं आदमी को बनाया। क्यों? आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपकी रिक्वायरमेंट, वनस्पतियों को क्या चाहिए? वनस्पतियों को कुछ नहीं चाहिए। वनस्पतियों को तो ये धरती, पानी, हवा, आकाश अग्नि खुद जम जाएंगे, खुद बढ़ लेंगी। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। जीवों को क्या चाहिए? जीवों को धरती, पानी, हवा, आकाश अग्नि के साथ वनस्पतियां चाहिए, क्योंकि वनस्पतियां उनका भोजन है। आप भोजन नहीं बना सकते। आपके पास अपना कुछ भी, आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है। समझिए बात। वनस्पतियों के वर्क डिफाइन है कि वनस्पति काम करेगी, उसको परमात्मा ने कहा आपको ये काम करना है। हाथी को कहा ये काम करना है, चींटी को कहा तुमको ये काम करना है।
84 लाख योनियों में हर इकाई का वर्क डिफाइन है कि तुमको ये करना है, और आदमी को कोई काम डिफाइन नहीं कि तुमको ये करना है। आदमी से इतनी अपेक्षा की गई है तुम तो सोना। लेकिन अगर कुछ रचनात्मक सोचना तो सोचना और करना, लेकिन खुराफात मत करो, निगेटिव मत सोचना। लेकिन विकास के युग में मनुष्य ने निगेटिव सोचना शुरू किया। क्या ये निगेटिविटी का ही तो परिणाम है कि चूहा हानिकारक है, चूहा मेरी फसल को काटता है, दीमक मेरी फसल को खा जाती है, इल्ली ऐसा कर देती है, फ्रूट फ्लाई ऐसा कर देती है। जबकि ये करती क्यों है? देखिए, हमने पिछले 50 सालों से हम 50 वर्षों से दीमक को यदा कदा दीमक को मार रहे हैं ना, बट दीमक नहीं मरी। दावे के साथ जिन किसानों ने दीमक को मारने की कोशिश की, दीमक नहीं मरी, उनका केंचुआ उनके खेत का केंचुआ। हमने इल्ली को मारने की कोशिश की, इल्ली नहीं मरी, तितली। हमने माहू को मारने की कोशिश की, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी। हम हर रोज मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं, मच्छर नहीं मरा, इंसान मरने की कगार पर पहुंचा। तो इंसान के बारे में क्या कहा गया कि तू ज्ञान का अवतार है। कौन है? मनुष्य क्या है? यहाँ ज्ञान का एक ही अवतार है। वो कौन है? ज्ञानावतार मनुष्य। मनुष्य कहता भी है ज्ञान का ठेकेदार कौन है? भैंस को तो ज्ञान है नहीं, बरगद के पेड़ को तो ज्ञान है नहीं। वहां ज्ञान अज्ञान की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो उनका वर्क डिफाइन है। इसलिए उनके लिए ये वेद पुराण उपनिषद नहीं लिखे गए। जितना भी साहित्य लिखा गया मनुष्य के लिए लिखा गया। क्यों? मनुष्य इस बगिया का माली है, मैनेजर। हम एज ए मैनेजर यहाँ वर्क करेंगे। हम अपने जिस गांव में रहते हैं वहाँ का मैनेजमेंट, जिस घर में रहते हैं वहाँ का मैनेजमेंट, जिस जमीन में खेती करते हैं वहाँ का मैनेजमेंट, जिस कार्य क्षेत्र में मैं आ गया हूँ, जिस नए पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ का मैनेजमेंट। मैं मैनेजर हूँ, मनुष्य मैनेजर है। क्या मैनेज करना है? प्रकृति का मैनेजमेंट। क्योंकि भूख है मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कितना भी धन कमा लीजिए, शाम को झोला लेकर सब्जी लेने जाना है आपको। सब्जी चल के आपके पास नहीं है, और किसान ने सब्जी नहीं उगाई तो सब्जी आपके घर में किसी ने कहा कि आज जो है कुल्थी ले आना, कुल्थी। बट आप पूरी बाजार खो जाए, कुल्थी की फली नहीं मिली। कर लो, क्या करोगे? पैसे हैं जेब में। तो ये जो सिस्टम चल रहा है मेरी जिंदगी का, मुझे दिन में 2 बार खाना चाहिए, दिन में 20 बार पानी चाहिए, दिन में 21,000 बार ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? इसी नेचर से मिलेगा। तो मैंने बोला कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका मैनेजमेंट। अब चूंकि मैं एग्रीकल्चर का हूँ तो मैंने बता दिया कि देखिए, फर्टिलाइजर डालने की लिमिट है। हमने खूब फर्टिलाइजर डाले, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हो, ना बढ़ा पाओगे, राइट। कितना भी पेस्टिसाइड डाल लो, अगर किसी को भ्रम है कि इंसेक्टिसाइड डाल करके मैं कीड़ा को मार सकता हूँ, तो फिर इस भ्रम को पक्का है कि चलो ठीक है तुम मार सकते हो, मार लो, लेकिन तैयार रखो कि तुमको भी मरना है। वो इंसेक्टिसाइड मारेगा आपको भी। वो आतंकवादी कीड़े को मारेगा, उसके रेजिड्यूअल इफेक्ट फूड मटेरियल में, पानी में, एयर में आएंगे, मारेंगे आपको भी। टाइम लग सकता है और मार ही रहेंगे। तो हम
आज की तारीख में जैसे लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती की ओर लौटना है, तो क्यों लौटना है? यही तो विषय है कि हमने जब 70 साल रासायनिक खेती की, देखिए आप 1960 से हरित क्रांति शुरू हुई, जिसमें उन्नतशील बीज, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, इरिगेशन फैसिलिटी ये सब थे। 1990 में मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर, यहाँ मेरे पास 60 मिलियन टन था, यहाँ मैं 190 मिलियन टन पर 30 साल में 30 ईयर बीते कि मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन 7 साल मैंने बोला 1990 के बाद देश के बुद्धिजीवियों को क्या दिखाई दिया? यार मैंने भूमि की उर्वरता को खोया है, मैंने ज़मीन के नीचे के पानी को खोया है, मैंने बायोडाइवर्सिटी को खोया है, मैंने ह्यूमन हेल्थ को ख़राब किया है। बाप रे बाप, जब बड़े लोगों को चिंता हुई कि कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, क्या यार प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी, जैविक खेती करनी पड़ेगी। अब ये जो 30, 40, 50 साल से जो लोग किसानों के साथ बिजनेस करते चले आए, अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या कि अरे यार अगर ऐसा होगा तो मेरा पेस्टिसाइड बिकना बंद हो जाएगा, अरे यार मेरा जो है रसायन बिकना बंद हो जाएगा, अरे यार मेरा ट्यूबवेल कौन लगवाएगा, मेरा बोरिंग का सामान कौन खरीदेगा। अगर किसान ने जमीन को सही कर दिया, बायोडाइवर्सिटी को सही कर दिया, तो ये तो सारे इनपुट बिकने बंद हो जाएंगे। तो एक वर्ग है जो ये नहीं चाहता, और हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरी समझ कमजोर हो गई है। क्या हमको तो जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, ये करो, यही करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है? ये जब हम खाद्यान्न उत्पादन में आज आत्मनिर्भर हो गए और मैं बीमार हो गया, मेरी मृदा बीमार हो गई, मेरा पानी टूट गया, मेरी बायोडाइवर्सिटी टूट गई, अब हम अंतिम पीढ़ी के तो व्यक्ति नहीं, मुझको तो मर के जाना है, तो जब मैं मर के जाऊंगा तो मेरे बच्चों को यहाँ रहना है। तो भाई मेरे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है, कि हम सब लूट के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम बच्चों के लिए जब छोड़ के जाने की बात करते हैं तो कहते हैं मुझे प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। और क्या करना है? कुछ नहीं करना। मैंने बोला इंसान के लिए परमात्मा ने बोला है तेरा सबसे पहला काम है खुरापात बंद कर दे। क्या बंद कर दे? तुम कुछ मत करो, तुम केवल खुरापात बंद करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कितने बार हम प्लांटेशन का नाटक करते हैं, कभी हम 10 करोड़ लगाते हैं, कभी 15 करोड़ लगाते हैं, कभी 35 करोड़ लगाते हैं। कोई लगाता है क्या? लगाता है तो बचाता है क्या? देखना, परमात्मा ने कहा तुम प्लांटेशन मत करो, प्लांटेशन हम कर लेंगे, और वो करता ही है। आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां आपको चाहिए कि यहां मुझे बाग लगाना है, आप बिल्कुल बाग बंद लगाइए। आप वहां जाकर के जो उगे उगाए पौधे जो पक्षियों ने बोए हैं, बस उनको उखाड़ना बंद कर दीजिए। ये मैकेनिज्म नेचर में है। नेचर कभी आपके भरोसे नहीं, हमारे भरोसे नहीं। नेचर कहती है एक जंगल हैब्जर्ड वे का जंगल तो मैं बना लूंगी, लेकिन हाँ जंगल को अगर सिस्टमेटिक बनाना है तो आप थोड़ा सा योगदान दे दो। पेड़ लगाने का नाटक मत करिए आप। पेड़ लगाना मुझे आता है, सींचना मुझे आता है, पालना मुझे आता है। और सुनिए, हम तो गड्ढा खोद करके 3 फुट का आम का पेड़ लगाते हैं ना, 3 फुट गड्ढा खोदते हैं मई जून के महीने में, फिर खाद डालते हैं, फिर आम का पेड़ लगाते हैं, और आंधी में आम का पेड़ गिर जाता है या फलता नहीं है। लेकिन एक पक्षी के द्वारा आम का, नीम का, जामुन का कोई भी पेड़ बो दिया गया जंगल में, बीज गिराया, उगाड़ा नहीं उसने, वो जो किया। नो नीड पानी, नो नीड फर्टिलाइजर, किसी चीज की जरूरत है ना, अड्डा न गड्ढा, और अच्छा पेड़। क्यों? उसको नेचर ने पाला है, उसको नेचर ने सींचा है। नेचर को मालूम है कि इसकी जड़ें पानी की तलाश के नीचे जाएंगी और ज़्यादा। अब हम क्या करते हैं, एक पेड़ लगाएंगे, रोजाना 2 लोटा पानी डालेंगे, तो क्या होगा? जब उसकी जड़ को
आपको जहाँ पानी मिलना चाहिए वहीं पानी मिल जा रहा है, तो जड़ पानी की तलाश में नीचे क्यों जाएगी? फिर जैसे ही पेड़ 5 साल का होगा, आंधी आएगी, पेड़ गिर जाएगा। लेकिन वहाँ कुदरत ने क्या किया है, उसको पता है कि इसको थोड़ा सा संघर्ष करने दो संघर्ष, तभी उसकी रूट ज़्यादा फैलेंगी, दूर तक जाएंगी, गहराई तक जाएंगी, उतने पोषक तत्व लाएंगी, उतने पौधा ऊपर जब बड़ा होगा तो उतनी ज़्यादा ग्रिपिंग होगी सॉइल की, उतना पौधा स्ट्रांग होगा। तो हम लोगों को जो करना है, क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। लेकिन हमने बहुत सारे विषय पढ़े हैं, लेकिन ऊपर पढ़ करके छोड़ देते हैं। तो आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहली बात है सॉइल की। सॉइल की कहानी क्या है? सॉइल में आपने एक शब्द सुना है, CN रेशियो। अभी पूछ दूंगा तो बहुत सारे लोगों को, कोई बता सकता है CN रेशियो कितना होना चाहिए? 10:1। ये 10 क्या है, 1 क्या है? 10 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। अब सुनो, बस यही दिक्कत है। मुझे बताया गया N माने ना, ये जो 1 है ना, N माने नाइट्रोजन। जंगल में कार्बन है, कार्बन के उसी सापेक्ष रूप में N है, नाइट्रोजन है। तो फिर वहां तो हमने फास्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर तो दिए नहीं। तो जंगल में साला कार्बन है, कार्बन से N निकला, फिर जंगल के पौधों को फास्फेट, पोटास, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, ये कहां से आता है? तो कभी आप सोचिए ना कि हमको क्या बताया गया। तो मैं नहीं कहता हमको रॉन्ग बताया गया, व्यक्ति के, उस समय के व्यक्ति के दिमाग में जितना आया उतना बता दिया। लेकिन हमको इसके आगे जाना चाहिए था ना। जैसे मैंने एग्रोनॉमी की परिभाषा बताई कि 100 साल पहले जब किसी ने लिखा था, भूमि का एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाए और मृदा की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। अब हम वही परिभाषा रखते, बोले साहब यही है एग्रोनॉमी की परिभाषा। नो, परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी। क्या? कि फसलों का, भूमि का ऐसा प्रबंधन कि मेरी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी पर, सॉइल के वाटर पर और सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव। तो उस व्यक्ति ने कहा CN रेशियो को कार्बन इज टू नाइट्रोजन। मैं क्या कहता हूँ, ये CN मतलब है कार्बन और न्यूट्रिशन। इस कार्बन से सारे न्यूट्रिशन फार्म होने। जब आप किसी लकड़ी को जलाते हो, जिसको मैं कार्बन कहता हूँ, ये कार्बन है। कार्बन जब विघटित होगा, जब इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, तो कार्बन से केवल नाइट्रोजन नहीं निकलेगी, क्योंकि वो लकड़ी बेस मटेरियल था। उसने जो मैंने कहा 5% सॉइल से गया है, जिसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फेट है, सल्फर है। ये सारे के सारे तत्व कहाँ थे? उसी कार्बन में है, निहित है। जब कोयले को मैंने जलाया है तो उससे ऑक्सीजन निकली है और हाइड्रोजन निकला, और सब कुछ कार्बन और जो एलिमेंट है सब उसी में है। अब इस कार्बन को, अब जैसे कहा गया 10:1 होना चाहिए, अब है कितना? कहीं 20 1 है, कहीं 30 1 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो कार्बन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में, सॉइल को कहते हैं जिंदा जीव, जिंदा पिंड है। सॉइल की जिंदा दिली क्या है कि सॉइल में मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स हैं और हर जीव को भोजन चाहिए। जीव है जीव, हर जीव को भोजन चाहिए। कोई मांस खाएगा, कोई वनस्पतियां खाएगा, और वनस्पतियां भी जीव, वनस्पतियां भी कुछ खाएंगी। तो वनस्पतियां क्या खाएंगी? वनस्पतियां कार्बन नहीं खाएंगी। वनस्पतियां मांसाहारी हैं, वनस्पतियां जीव खाएंगी, लेकिन वनस्पतियां किसी जीव का शिकार नहीं करती। बस ध्यान रखना, नेचुरली।
मैं मरूंगा, मुझे वनस्पतियां खाएंगी, कोई भी जीव मरेगा तो जीव को वनस्पतियां खाएंगे, वनस्पतियों को जीव खाएंगे, सिंपल सी कहानी। अब इस सिस्टम को मैंने तोड़ दिया। जैसे एक सॉइल है, सॉइल में कार्बन है, मान लिया, जैसे मैंने कहा 10 हिस्सा, मान लो किसी सॉइल में 1 हेक्टेयर सॉइल में 100 कुंटल कार्बन है, कितना? 100 कुंटल। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं कि इतना अगर कार्बन होगा तो इतना न्यूट्रिशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि वो मैकेनिज्म जो कार्बन को तोड़ करके न्यूट्रिशन बनाने वाली है वो सॉइल में मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हमने भूमि शोधन के नाम पर दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए जब थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, प्यूराडान ऐसे कोई पदार्थ डाले जिससे दीमक मरी, केंचुआ मरा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरा। तो कई बार हम कहते हैं कि सी तो है साहब, ये 30 है, ये एक ही बचा। यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी इतनी वीक है कि उपलब्ध कार्बन में से ह्यूमस को या जीवांश को बनाने की प्रक्रिया बड़ी स्लो है। तो सॉइल को रचाने के लिए, सजाने के लिए क्या करना है? 2 काम करना है। हम अपनी जमीन में अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ, हम सॉइल में अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ कैसे ऐड कर सकते हैं? डालना पड़ेगा। बेसिक भोजन है सॉइल का। सॉइल का कह लो, माइक्रोब्स का कह लो। सॉइल में ह्यूमस बढ़ाना है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना तो ऑर्गेनिक तो चाहिए ना। कार्बन बढ़ाना तो ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर डालना है, साथ साथ हमें हाइपोथेटिकली ये सोचना है कि अगर मैंने क्लोरोपाइरिफास, प्यूराडान, थिमेटेंजी ऐसे कोई पदार्थ डाले हैं जिससे हमारे सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी खराब हुई है, तो हमें वो चीजें भी फिर पहुंचानी। क्या डालना है? जीवाणु डालना, नाना प्रकार के। ये बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, नेमाटोड भी है, जो कुछ भी होता हो सृष्टि जंगल में है, हमारे खेत में नहीं है। इसीलिए रहीमदास जी ने कभी लिखा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्भलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर। यानी किसान पानी लगाता है, पौधा सूख जाता है, लेकिन जंगल में जहाँ परमात्मा की माया है वहां कोई पानी नहीं लगाता, लेकिन पौधा सूखता। क्यों नहीं सूखता? कार्बन कंटेंट ज्यादा है वहां, ठीक है ना। तो हमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना और जीवाणु डालना है, जीवाणु जंगल से लाना। अब क्या होगा? देखिए आप, ये मेरी जो सॉइल है, सॉइल एक खेत है। मैंने कहा हमको जुताई कम करनी है, तो ये खेत में जो जीवाणु डाले तो इसकी क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक। सबसे पहला काम है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इनहेंस करना, और वो बिना कार्बनिक पदार्थ और जीवाणुओं के संभव। अगर कोई सोचे कि मैंने जीवामृत डाल दिया, नो, जीवामृत जिस अनुपात में डाला उसके सपोर्ट में देखिए क्या कार्बनिक पदार्थ हैं। यदि हैं तो नो डाउट अब आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएंगी। समझिए बात। हमें सॉइल की केवल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक करना है, फिर इनकी ड्यूटी है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ये ठीक। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम मिट्टी की जांच कराएंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। मिट्टी की जांच में क्या होता है? मिट्टी में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को ट्रेस आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग किसान को बोलते हैं कि तुम्हारे खेत में जिंक की भी कमी है, जिंक भी डाला करो। यूरिया, डीएपी, पोटाश की रिकमेंडेशन तो पहले से। फिर कहीं सल्फर की कमी निकल आई तो हमने कहा सल्फर भी डाला। यह किसान देश का 14 करोड़ हेक्टेयर में खेती करने वाला 14 करोड़ किसान, मैं ऐसे कहता हूं, अगर आज देश का पूरा किसान
हमारे सिस्टम में आकर के कहे कि साहब आपने सब हेल्थ कार्ड में लिखा है जिंक की कमी, मुझे जिंक लाओ, जिंक लाओ, जिंक लाओ, कहाँ है तुम्हारे पास जिंक? तो ऐसी आग क्यों लगाते हो जो तुम बुझा ना सको? फिर जब नेचुरली वो चीजें मीट आउट हो सकती है तो हम इस सिस्टम में क्यों उसको फंसाए पड़े? सिंपल सी कहानी है, बायोमास डालना है और जीवाणु डालने हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हिंस होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना? तो क्या होगा देखिए, जैसे ही सॉइल में ह्यूमस, एक शब्द है ह्यूमस, बेसिकली सॉइल में जो ह्यूमस शब्द है वो एप्रोप्रिएट शब्द है, लेकिन ह्यूमस नहीं बचा। क्या बचा? जीवांश कार्बन। और हकीकत ये जीवांश कार्बन भी नहीं बचा, सॉइल में केवल बचा है कार्बन। देखना, कार्बनिक पदार्थ। जब कहते हैं जीवांश कार्बन तो इसका मतलब है कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ मरे हुए जीवों का अंश, यानी जीवों की मृत इकाइयां। मृत इकाइयां तो जीवांश है। अब जब जीव ही नहीं है तो मृत इकाइयां कहां से आ गई बताओ? अगर इस कमरे में हम लोगों को बंद कर दिया जाए 10 साल के लिए तो यहाँ मरे हुए लोग मिलेंगे, यहाँ जीवांश मिलेगा। और अगर यहाँ से पूरी पब्लिक को निकाल दिया जाए 10 साल के बाद कमरा खोल के कहा जाए देखो यहाँ जीवांश होगा, तो यहाँ से जीवांश कहाँ से आएगा? तो जब खेत में मैंने केचुआ नहीं, दीमक नहीं, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ जीवांश कहाँ से आएगा? हाँ होगा भी तो नॉन सिग्निफिकेंट, जो जांचने और मापने लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर जीवाणु डाले तो जीवाणु कार्बन है, जीवाणु है, तो जीवाणु और कार्बन का एक संयोग, जीवाणु डेवलप हो रहे हैं, जीवाणु मर रहे हैं। तो ह्यूमस का मतलब एक वो कॉम्प्लेक्स पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जहाँ कार्बनिक पदार्थ है, जहाँ सूक्ष्म जीव हैं और सूक्ष्म जीव के डेड सेल हैं। तो पौधे को क्या मिलने वाला है? जिंदा जीवाणु को, जिंदा फंगस को तो पौधा खाता नहीं है, मैंने बोला मांसाहारी नहीं है। कार्बन के मॉलिक्यूल को पौधा खा नहीं सकता। पौधा क्या खाता है? पौधा वही चीज खाता है जो सॉइल में उपलब्ध पानी में सोल्यूबल फॉर्म में चीज होगी, और सोल्यूबल फॉर्म में एक ही चीज है, मरे हुए जीवों का जीव द्रव, या चीनी बोल दो, नमक बोल दो, निर्मक बोल दो, यूरिया बोल दो, डीएपी बोल दो, या तो आर्टिफिशियल पर आ जाओ, ठीक है ना? जब हम पानी में यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, तो जितनी भी सोल्यूबल होगी वो पौधे की जड़ हमारी ले लेगी। तो हमारा उद्देश्य था एग्रीकल्चर करना है, और एग्रीकल्चर से ही मैं किसान की आमदनी को बढ़ा सकता हूँ। फार्मिंग तो एक वो लॉलीपॉप है कि एक दो किसानों की कोई खुराफात करके, जगलरी करके, सॉइल को लूट करके, मतलब डाका डाल करके कीर्तिमान बनाया कि साहब अमुक किसान ने मेरठ में 1 हेक्टेयर से 1600 कुंटल आलू पैदा किया। लोग देखने चले गए। नेचुरल वे में ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ अननेचुरल एक्टिविटी की गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी किसान के खेत में अभी तक उसने 400 कुंटल से ज़्यादा आलू नहीं काटा है, चुटकी बजाते मैं 600 कुंटल कर रहा हूँ, 5 किलो लिक्विड डिटर्जेंट खेत में फेंक दे, होगा क्या? जो यहाँ बेटा कह रहा था ना मैं, CN रेशियो CN 10:1। नेचुरल वे में C की वैल्यू से केवल 1 पार्ट 1 ईयर में निकल के आएगा, नेचुरल वे। लेकिन जब मैं फोर्स क्रिएट करूंगा, क्या किया मैंने? फोर्स क्रिएट किया, किससे? नमक डाल करके, डिटर्जेंट डाल करके। तो एक स्लोली माँ
अपने बच्चों को, इस नेचर को, इस प्रकृति को, सबको जिंदा रखने के लिए एक हिसाब किताब से चलने वाली थी, लेकिन मैंने उसे छीन लिया निर्मा डाल करके। तो क्या था, उसने ये 10 के अनुपात में जो 1 हिस्सा हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, ये यूरिया या वो नमक या निर्मा डाल करके ये पता चला 1.5 या 2 रिलीज हो गया, ज़्यादा रिलीज हो गया। आपको तो मिल गया, लेकिन सॉइल की वैल्यू कम हो गई। तो मैंने बोला एग्रीकल्चर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और मनुष्य का काम है एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। कि मैंने बोला मैं अंतिम इस पीढ़ी का अंतिम व्यक्ति नहीं। अगर मेरे फोर फादर ऐसा सोच लेते ना, तो ना मैं पढ़ाने लायक होता और ना आप पढ़ने लायक होते। और सुनिए, अभी तो लोग भीख मांगते हैं किसकी? रुपए की। कटोरा लेके क्या मांगता है? दे दाता के राम, बाबूजी 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। अगर हम लोगों के अंदर चेतना नहीं आई तो हम लोग मुद्रा की भीख नहीं मांगेंगे। हम लोग आगे 20, 25, 30 साल के बाद भीख मांगने वाले हैं पानी की और अनाज की। तब रुपया कोई देगा तो आप फेंक दोगे रुपया, उसके मुंह पे फेंक के मारोगे। क्या कहोगे? रुपए का गुमान मत कर, रुपए तो मेरे पास हो गया, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, कहीं भोजन नहीं मिल रहा। ठीक है ना? हम मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है। और धर्म की जब बात आती है, धर्म और क्या धर्म है हमारा? मनुष्य का क्या धर्म है? ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये बकवास है सब, ये जीवन पद्धतियां। सनातन धर्म एक ही धर्म है। क्या? कि आप किस उद्देश्य के लिए आए। जैसे मानो बबूल के पेड़ का भी ऑब्जेक्ट है, कौवे का भी ऑब्जेक्ट है, बकरी का ऑब्जेक्ट है, गाय का ऑब्जेक्ट है, सूरज के निकलने का कोई मतलब है। जब सबका मतलब है तो हमारा क्या मतलब है? तो मैंने फिर बोला, मनुष्य का कर्तव्य है मनुष्यता को धारण करें। और मनुष्यता का मतलब सर्वे भौंत सुखना, उसकी हर क्रिया प्रक्रिया में एक ही भाव रहना चाहिए कि मैं जो अभी अभी कर रहा हूं उससे किसी को तकलीफ तो नहीं है। आप दारू पीने जा रहे हैं, अरे 2 दोस्तों ने कहा यार चलो यार आज थोड़ी पार्टी वार्टी हो जाती है, आप दारू पीने बैठ गए। आपको मालूम है जब दारू पी करके घर में जाओगे आपकी पत्नी को कितना ठेस लगता है। आपकी 4 साल की बच्ची को जब पता चलता है पापा दारू पी के तो अभी ना समझ लेकिन कितना रोती है, लेकिन आपको तो परवाह नहीं है। ऐसी एक नहीं अनेक गतिविधियां हम लोगों के जीवन में चलती हैं जहां मैं ये ध्यान नहीं रखता हूं कि मेरे परिवार को क्या तकलीफ होने वाली है, समाज को क्या तकलीफ होने वाली है, धरती को क्या तकलीफ होने वाली है। तो मैं क्या हो जाता हूं, अगर मैंने अपने कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखना तो फिर मैं अधार्मिक हो जाता हूं। क्या? अधार्मिक। अब अधार्मिक व्यक्ति मस्जिद जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अधार्मिक व्यक्ति दिन में 2 बार जाके शिवलिंग को जो है दूध चढ़ाता है, अधार्मिक व्यक्ति जो है यज्ञ कराता है। भगवान को, परमात्मा को आप बेवकूफ समझते हैं? बोलो ना। हम स्वयं को धोखा देते हैं, भगवान को धोखा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्वयं को खूब धोखा दे लो, भगवान को धोखा। और ये प्रकृति तो भगवान है, भूमि गगन जलवायु, कौन है भगवान? यही भगवान है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब, एग्रीकल्चर का मतलब है पंच महाभूत के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को बचा के संभाल के रखना। और जब निरंतर मैं ऐसा चिंतन करता हूं तो फिर जानते हो ज्ञान, मुझे विनोद कुमार चांद के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो कहते हैं भूमंडल पर विद्यमान है, केवल हमको अपना चैनल बदलना है, हमको अपना सोच बदलनी है। चैनल करना मतलब सोच। जैसे टेलीविजन में 500 चैनल होते हैं ना, आप जो मर्जी हो रिमोट दबा के चेंज कर दो। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैनल चला करते हैं।
हमने कहा ना अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब तो केवल एक ही चैनल चलेगा। कौन सा चैनल? कि हम जिस लिए आए हैं वो काम। जब ऐसा मैं सोचता हूँ तो इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम दर्शन है, इसी का नाम आध्यात्म है। और फिर मुझे पूजा की कोई नौटंकी नहीं, यज्ञ की कोई नौटंकी नहीं, मंदिर जाने की, नमाज पढ़ने की कोई नौटंकी नहीं, क्योंकि मैं परफेक्ट मैन बन गया। क्यों? अन्यथा करते ना करते रहेंगे हम लोग नाटक। जो रोल मिला रोल प्ले करो। भाई हमको कोई कहता रावण बनो तो हम रावण हर साल बनते हैं रामलीला में। लेकिन एक बार मुझे सोचना चाहिए, मैं साला रावण क्यों बनता हूँ, राम क्यों ना बन जाऊँ? लेकिन नहीं, हमें रावण ही बनाते हैं वो लोग। अरे तो तुझे रावण के डायलॉग बोलने आते हैं तो राम के डायलॉग सीखना, तो राम बन जाएगा। तो हमें डायलॉग ही तो सीखने हैं। अपने रोल को चेंज कर देना। अगर मुझे लगता है कि मेरी जीवन का ये रोल ठीक नहीं है तो रोल चेंज करो। इसके लिए परमात्मा ने मना नहीं किया है, ठीक है ना।